डियर स्टूडेंट, आज हम बीएससी पार्ट 1 पेपर 2 एल्गी लाइकेन एंड ब्रायोफाइट में इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट एंड ब्रायोफाइट को डिटेल में स्टडी करेंगे। ब्रायोफाइट प्लांट जो होता है वो थैलॉइड होता है। इस प्लांट की लाइफ साइकिल में दो स्टेजेस होती हैं, स्पोरोफिटिक अवस्था और गैमेटोफिटिक अवस्था। तो जो गैमेटोफिटिक अवस्था है वो अवस्था कैसी होती है, वो उसकी एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम एंड से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी हैप्लॉइड होती है। और जो गैमेटोफिटिक अवस्था से ही जो गैमेट्स बनेंगे उनका फ्यूजन होगा, जायगोट फॉर्मेशन होगी, तो जायगोट से ही स्पोरोफिटिक अवस्था का निर्माण होता है। स्पोरोफिटिक अवस्था जो होती है वो ब्रायोफाइट्स में अलैंगिक पीढ़ी का निरूपण करती है। ये एक असेक्सुअल जनरेशन को बताती है और इसका ये कंप्लीटली जो स्पोरोफाइट होता है ब्रायोफाइट का वो गैमेटोफाइट पर डिपेंडेंट होता है। क्यों? क्योंकि इस स्पोरोफाइट में फोटोसिंथेटिक टिश्यू नहीं है, तो इसलिए ये फूड के लिए डिपेंडेंट होगा गैमेटोफाइट पे। तो इस प्रकार से इनमें इसका जो स्पोरोफाइट होता है वो मेनली फुट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड होता है, जिसमें फुट है सबसे नीचे वाला पोर्शन और सीटा ने फुट और कैप्सूल को बीच में रखा हुआ है और बीच का पोर्शन सीटा एंड ऊपर होता है कैप्सूल पार्ट। कैप्सूल पार्ट में ही स्पोरोजेनस मदर सेल्स हैं जो स्पोर फॉर्मेशन का काम करती हैं। तो जब हम इवोल्यूशन ऑफ स्पोरोफाइट को हम स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि रिक्सिया से कैसे रिक्सिया, फिर स्टीरियोकार्पस, फिर टार्जोगोनिया, फिर मार्केशिया, फिर पेलिया और एंथोसोरस और फिनेरिया से कैसे डेवलपमेंट हुआ स्पोरोफाइट का। तो इस जब हम इवोल्यूशन देखते हैं तो हमारे पास हम दो थ्योरीज पढ़ते हैं। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेलाइजेशन एंड सेकंड थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन। तो इस लेक्चर में हम स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेलाइजेशन कैसा होता है। प्रोग्रेसिव स्टेलाइजेशन का मतलब होता है कि जैसे हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि रिक्सिया का जो स्पोरोफाइट है उसके अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है वो सबसे मैक्सिमम होता है, मतलब मैक्सिमम पोर्शन स्पोरोजेनस सेल्स ने स्पोर फॉर्मेशन की। लेकिन जैसे ही हम रिक्सिया से स्टीरियोकार्पस, टार्जोगोनिया, मार्केशिया, पेलिया और एंथोसोरस और फिनेरिया जाते हैं तो आगे से आगे हर जीनस के अंदर जो होता है वो उस स्पोरोजेनस टिश्यू का स्टेलाइजेशन होता रहता है। तो ये थ्योरी कहलाती है थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव स्टेलाइजेशन, जिसमें किसी भी जैसे सिंपल जो स्पोरोफाइट है उसके परिवर्धन और विकास के दौरान उसके अंदर फर्टाइल स्पोरोजेनस टिश्यू बनता है और वो आगे से आगे जटिल व विकसित प्रकार के बीजाणु तत्व का उसी में स्टेलाइजेशन होके विकसित प्रकार का स्पोरोफाइट बना। तो इस प्रकार से इस थ्योरी के अंतर्गत हम देखते हैं कि इसमें जो स्टेलाइजेशन थ्योरी के द्वारा जो विकास हुआ है उसमें एक दिशा में ना होकर वो कई दिशा में हुआ है। और ब्रावर के अनुसार इस सिद्धांत और कैम्बल को, मतलब ब्रावर ने भी इस सिद्धांत को प्रस्तुत किया और इसके बाद इसके फेवर में जो थे बायोलॉजिस्ट कैम्बल और स्मिथ भी थे। ब्रावर ने इस सिद्धांत के अनुसार बता दिया कि सबसे सिंपल प्रकार का जो स्पोरोफाइट होता है वो रिक्सिया का होता है और ये इसके अंदर जो इसी से ही आगे जो सरलीकरण की क्रिया, जो स्टेलाइजेशन की क्रिया हुई और उसी स्टेलाइजेशन से कॉम्प्लेक्स स्पोरोफाइट का निर्माण हुआ। और स्टेलाइजेशन के द्वारा जितनी भी स्टेराइल सेल्स होती हैं वो विभिन्न कई कार्य करती हैं, जैसे अवशोषण, स्थिरीकरण में उसका फूड फॉर्मेशन होती है, फोटोसिंथेसिस जो होता है पर्णहरित होकर बीजाणु प्रकीर्णन का काम करेगा, उसमें इलेटर्स होंगे, पेरिस्टोम टीथ होगा, ऑपरक्यूलम होगा, ये आधार प्रदान करेगा, कॉलुमेला भी जो है वो भी आधार प्रदान करता है। इस प्रकार से ये बंधीकरण की क्रिया, मतलब स्पोरोजेनस टिश्यू का मैक्सिमम पोर्शन जो है वो हेल्प करेगा आगे कि कैसे फूड प्लांट को इकट्ठा कर आपको फिक्स करके रखना है और फोटोसिंथेसिस का काम तो सारा का सारा टिश्यू जो होता है वो डिफरेंट कार्य को करेगा ताकि जो जितना भी स्पोर फॉर्मेशन हो वो अच्छी तरह से हो सके। इस प्रकार से इनमें चेंजेस आते हैं और स्टेलाइजेशन की क्रिया होती है। तो ये स्टेलाइजेशन जो होता है वो हम देखते हैं रिक्सिया से स्टीरियोकार्पस और टार्जोगोनिया, मार्केशिया, पेलिया, एंथोसोरस और फिनेरिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं
रिक्सिया में। तो रिक्सिया के अंदर क्या है, इसका ये सबसे सिंपलेस्ट प्रकार का प्रिमिटिव कैप्सूल होता है। इसमें फुट और सीटा की एब्सेंस होती है। ये चारों तरफ से जो स्पोरोफाइट है उस रीजन में, कैप्सूल रीजन के अंदर जब वो कैप्सूल कैसे बनेगा, पहले सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें जो जायगोट बनता है, युग्मनज जो बनेगा वो बीजाणुद्भिद अवस्था की मात्र कोशिका उसमें उपस्थित होती है और वो ही सक्रिय विभाजन करेगी और सक्रिय विभाजन करके उनमें 10 to 30 सेल्स जो होता है वो एम्ब्रियो बनता है और इस अवस्था में पेरिकाइनल डिवीजन होके एम्फीथीसियम बनेगा और एंडोथीसियम का निर्माण होता है। तो यानी इसमें स्टार्टिंग में हम ये देखते हैं कि जब ये जायगोट बन गया, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हुआ, जायगोट बना, तो अब जायगोट में डिवीजन हो रहे हैं और डिवीजन से 32 लेके 20 to 30 सेल्स एम्ब्रियो बन गया। अब उस एम्ब्रियो के अंदर बाहर की तरफ पेरिकाइनल डिवीजन होगा और 2 लेयर बन जाएंगी, एम्फीथीसियम एंड एंडोथीसियम बनती है। एम्फीथीसियम की सेल्स जो होती है वो स्टेराइल प्रोटेक्टिव लेयर का निर्माण करेगी। बाहर की तरफ जो स्टेराइल प्रोटेक्टिव लेयर हो वो एम्फीथीसियम बनाएगी और अंदर की जो सेल्स है वो एंडोथीसियम बनाएंगी। एंडोथीसियम के अंदर उससे से ही स्पोरोजेनस टिश्यू का निर्माण होता है और इस प्रकार से इसकी सभी कोशिकाएं जो होती हैं स्पोरोजेनस टिश्यू की, सभी सेल स्पोर मदर सेल्स का काम करती हैं और इनमें से कुछ जो है नर्स सेल का भी काम करती है ताकि जो डेवलपिंग स्पोर्स जो हैं उनको फूड प्रोवाइड करने का काम करती है। इस प्रकार से यहाँ पर तो स्पोरोजेनस टिश्यू का स्लाइडेशन जो होता है वो न्यूनतम नेग्लिजिबल होता है, यानी इस स्टेज पर सारी की सारी स्पोरोजेनस सेल्स जो होती हैं, स्पोरोजेनस टिश्यू स्पोर मदर सेल का काम करेगा और कुछ सेल्स नर्स का काम करती है। तो यहाँ पर स्लाइडेशन रिक्सिया के अंदर बिल्कुल जीरो होता है और इसके अंदर कैप्सूल का जो इसका स्फुटन होता है वो बीजाणु प्रकीर्णन के लिए कोई भी प्रतिकूल इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं होता, कोई विधि नहीं होती। युग्मकोद्भिद उत्तक, ये युग्मकोद्भिद उत्तक के अंदर ही, यानी गैमेटोफाइट जो होता है, स्पोरोफाइट जो होता है वो गैमेटोफाइट के टिश्यू के अंदर ही इम्ब्रज अंदर रहता है और पोषण के लिए पूर्ण रूप से गैमेटोफाइट पर डिपेंड करता है। तो हम ये देखते हैं कि रिक्सिया में क्या है, पूरा का पूरा स्पोरोजेनस टिश्यू स्पोर मदर सेल्स का निर्माण कर रहा है और इसके अंदर स्पोर टेट्राड बनते हैं। यहाँ पर अगिक और फुट सीटा दोनों इसमें एब्सेंट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्सिनिया और स्पीरोकार्पस में क्या होता है। तो स्पीरोकार्पस के अंदर जो उसका जो स्पोरोफाइट है, उस स्पोरोफाइट में इसके जो गैमेटोफाइट जो जायगोट बनेगा उससे बनी हुई जो एपोबेसल सेल्स होगी वो तो एपिबेसल और हाइपोबेसल सेल बनाएगी। तो हाइपोबेसल मतलब जो नीचे की सेल्स है वो सेल क्या करेंगी, वो तो स्टेराइल फूड का निर्माण करती है और जबकि एपिबेसल सेल जो होती है ऊपर की तरफ से कैप्सूल बनाती है। यानी हमने देखा कि जायगोट डिवाइड होगा एपिबेसल सेल और हाइपोबेसल सेल। तो हाइपोबेसल ने क्या बना दिया, फूड बना दिया और उसका एपिबेसल सेल्स क्या बनाएंगी, कैप्सूल बनाएंगी और उस कैप्सूल्स के अंदर भी वापस एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम की सेल्स होंगी जो स्पोर मदर सेल का निर्माण करती है और उसकी कुछ कोशिकाएं जो होती हैं स्पोर मदर सेल्स के अंदर, कुछ सेल जो होंगी वो स्टेराइल नर्व सेल का, स्पोरोजेनस टिश्यू का कुछ पार्ट तो स्पोर मदर सेल बनाएंगी और उसमें से कुछ सेल्स जो होती हैं वो नरिशिंग सेल या स्टेराइल नर्व सेल्स होती हैं जो इन जो डेवलपिंग जो स्पोर्स मदर सेल से स्पोर्स बनेंगे उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। इस प्रकार से इनमें क्लोरोप्लास्ट भी बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है और इस अवस्था में बीजाणुद्भिद जो होता है वो भी पूर्णतः, यहाँ पर भी यही बात है कि गैमेटोफाइट पर स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है और परंतु इसमें स्फुटन और विकर्ण की अब ये रिक्सिया से थोड़ा एडवांस हो गया। वहां पर डिवीजन और डिवीजन के लिए, स्फुटन के लिए और प्रकीर्णन के लिए, डिस्पर्शन के लिए कोई पर्टिकुलर मेथड नहीं था, लेकिन इसमें था। तो ये आपके रिक्सिया के बाद स्पीरोकार्पस में ऐसा है। हम इसमें थोड़ा सा सिंप्लिफिकेशन अब यहाँ पर स्टार्ट हो गया और डिस्पर्शन और आपके डिवीजन दोनों के लिए मेथड्स इसमें प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं टार्जुगोनिया में क्या होता है। टार्जुगोनिया में जो है वो क्लियर कट आपके फुट और सीधा दिख रहा है और उसके बीच में ये बीच में कैप्सूल है और कैप्सूल में भी अब क्या होता है आगे हम देखते हैं कि ये टार्जुगोनिया जो है उसके अंदर स्पीरोकार्पस से
अगली जो एडवांस स्टेज, एडवांस जो स्पोरोफाइट होता है वो टर्चगोनिया में होता है। इसमें स्पोरोफाइट फुट, सीटा एंड कैप्सूल तीनों में डिफरेंशिएट होता है। इनमें कैप्सूल के अंदर एम्फीथीसियम जो होगी वो स्टेराइल जैकेट का निर्माण करती है और एंडोथीसियम से स्पोर मदर सेल का स्पोरोजेनस टिश्यू बनेगा। स्पोरोजेनस टिश्यू का आधा भाग यहाँ पर यहाँ पे नहीं था, पूरा यहाँ से हिस्सा में नहीं था, स्पोरोकार्पस में थोड़ा बहुत था, लेकिन यहाँ पर स्पोरोजेनस टिश्यू का कुछ 50% पार्ट तो स्टेराइल सेल्स का निर्माण करेगा और 50% पार्ट स्पोर मदर सेल का निर्माण करता है। और इस प्रकार से जो स्टेराइल सेल्स चुनेंगी यहाँ पे इलेटर्स बनते हैं और जो बीजाणु के प्रकीर्णन में सहायक होते हैं। इस प्रकार से कार्सिनिया तथा स्फीरोकार्पस की अपेक्षा टार्चगोनिया में बंधीकरण ज्यादा होता है। तो हम ये देख रहे हैं कि लिक्सिया, स्फीरोकार्पस और टार्चगोनिया के में स्पोरोजेनस टिश्यू के स्टेलाइजेशन की स्टडी करते हैं। तो लिक्सिया में नेग्लिजिबल होता है, यहाँ पर होता है, और इसके कंपैरिजन में टार्चगोनिया के अंदर स्टेलाइजेशन जो होता है स्पोरोजेनस टिश्यू का ज्यादा होता है। नेक्स्ट हम अगला पढ़ते हैं मार्केशिया में क्या है। मार्केशिया के अंदर जो स्टेलाइजेशन की क्रिया होती है उनमें बंधेकरण विकास की अगली मतलब उससे और ही आगे इससे 1 स्टेप ज़्यादा स्टेलाइजेशन की क्रिया होती है। इसमें जो एम्ब्रियो का जो बेसल पार्ट है उससे फुट एंड सीटा का निर्माण होता है, जबकि एम्ब्रियो के ऊपर हाइपोबेसल से तो फुट एंड सीटा बन जाएगा और एपिबेसल से कैप्सूल फॉर्मेशन होती है। और उस कैप्सूल फॉर्मेशन में भी इसका जो कैप्सूल जो होता है वो जो उसका फुट जो है वो तो ऐसा ही मांसल पार्ट होता है और उसके नीचे है सीटा और ये पूरा पोर्शन होता है वो कैप्सूल का पार्ट होता है। और उस पार्ट में भी क्या होगा, इसके अंदर हम देखते हैं कि सीटा जो है वो लंबा और क्रियाशील होता है। कैप्सूल पर वही वाली बात होगी कि एम्फीथीसियम और एंडोथीसियम में एम्फीथीसियम क्या होगा, सिंगल स्टेराइल जैकेट फॉर्म करेगी और इसके बीच में एंडोथीसियम के अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू होता है। ये लगभग इसमें भी 50% स्पोर मदर सेल्स स्पोरोजेनस टिश्यू का 50% पार्ट जो होता है स्पोर मदर सेल बनाएंगी और 50% पार्ट जो होता है वो इलेटर्स या इलेटस मदर सेल्स होती हैं। इस प्रकार से स्पोरोजेनस टिश्यू का हाफ पार्ट जो होता है वो इलेटर्स का निर्माण करता है और इसमें थिकनिंग बैंड्स भी पाए जाते हैं। इनमें जो इस मार्केशिया के अंदर कैप्सूल का जो स्फुटन होता है वो विभिन्न इरेगुलर आपके कपाटों के रूप में होता है और इलेटर्स जो होते हैं वो बीजाणु प्रकीर्णन में सहायता करते हैं। इस प्रकार से मार्केशिया में जो स्टेलाइजेशन की क्रिया होती है वो टार्चगोनिया से ज्यादा होगी। अब जब हम पेलिया की बात करते हैं तो मार्केशिया से पेलिया में और भी स्टेलाइजेशन ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट अगला हम पढ़ते हैं पेलिया में क्या होता है। इनमें इसमें मार्केशिया की तरह इसमें भी आपके फुट, सीटा एंड कैप्सूल तीनों पार्ट होते हैं। स्पोरोफाइट टिश्यू जो होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। तो इनमें भी क्या होगा, इस पेलिया में भी फुट, सीटा, कैप्सूल्स होते हैं, लेकिन इसमें कैप्सूल जो होता है वो डबल लेयर जैकेट होती है, स्टेराइल जैकेट होती है और इसमें इलेटर्स के अतिरिक्त अब इलेक्ट्रोफोर्स और पाए जाते हैं। तो ये मार्केशिया और पेलिया के स्पोरोफाइट में डिफरेंशिएशन हो गया कि इसका जो कैप्सूल रीजन है उसमें केवल वहां पर इलेटर्स और इलेटर स्पोर मदर सेल्स थी, यहाँ पर इलेटर्स के साथ में इलेक्ट्रोफोर्स भी पेलिया में पाए जाते हैं। और इस प्रकार से ये इलेक्ट्रोफोर्स और ये दोनों जो है वो किससे बने, इलेटर और इलेटर भी स्टेलाइजेशन से, स्पोरोजेनस टिश्यू के स्टेलाइजेशन से बनते हैं। इस प्रकार से इनका कुछ ही पार्ट स्पोरोजेनस टिश्यू का कुछ ही पार्ट स्पोर मदर सेल का काम करता है और इसमें जो सीड स्पोर डिस्पर्शन के लिए कैप्सूल को अनुकूल स्थिति में रखने में सीटा मार्केशिया से ज्यादा लंबा होता है। यानी सीटा एज कंपेयर्ड टू मार्केशिया, इसका सीटा की ताकि वो उसको और भी सीधी पोजीशन में रख पाए तो सीटा ज्यादा लंबा होता है। और इसके साथ साथ इसमें कैप्सूल का स्फुटन जो होता है वो लॉन्जिट्यूडनल कपाटों में होता है, अनुदैर्ध्य कपाटों में, और इलेटर्स भी विभिन्न स्फुटन में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर पेलिया तक जो है यहाँ पर आगे हमने इतने स्फुटन को पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम एंथोसेरोस और फ्यूनेरिया और उसकी सेकंड थ्योरी ऑफ प्रोग्रेसिव सिंप्लीफिकेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।